आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामिनेशंस में जो है इससे क्वेश्चंस आता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा और हम इसको अच्छे से समझाएंगे पूरा डेप्थ में कि इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग को समझते हैं कि बीओपी का मीनिंग क्या होता है। बीओपी का मीनिंग जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट का मतलब होता है पे करना। आप कोई सामान ले रहे हैं तो उसके बदले आप क्या करते हैं, पे करते हैं, पैसा देते हैं उसको। बट एक बैलेंस वे से पेमेंट हो रहा है, लेकिन एक बैलेंस वे से होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, सपोज कीजिए कोई बंदा है, इसका सैलरी है 20,000 रुपये, ठीक, लेकिन पर मंथ जो है खर्च कर रहा है 30,000। तो सैलरी है 20,000 लेकिन खर्च कर रहा है 30,000, तो बैलेंस वे से नहीं है ना, तो बैलेंस वे से नहीं है। तो अगर इस 20,000 में अगर वो 15,000 रुपये अगर पर मंथ खर्च करता है तो ठीक है, चलता है, बैलेंस है। लेकिन उससे ज़्यादा जो खर्च कर रहा है तो बैलेंस नहीं है वो। तो बीओपी का मतलब हो गया कि पेमेंट हो रहा है लेकिन एक बैलेंस वे से होना चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसका हम लोग मीनिंग समझ गए। बट हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो जब दो कंट्री के बीच इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होता है तो उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, और उसी को हम लोग बुलाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझते हैं इसको कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे दो कंट्री है, इंडिया और मैंने यहाँ पे ले लिया श्रीलंका। ठीक है, और इंडिया में कोई ट्रेडर्स है, ठीक, और ये ट्रेडर्स जो अपने सामान को बेचना चाहता है दूसरे कंट्री में। जैसे ही दूसरे कंट्री में अपना गुड्स को बेचेगा उसके बदले उसको क्या मिलेगा, पेमेंट, ऐसा। लेकिन या फिर ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है अगर ये गुड्स को ले रहा है दूसरे कंट्री से, ठीक है, तो उसके बदले जो उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना होगा। जब पेमेंट देता है तो इसको मैं बुलाता पीएफ, मतलब पेमेंट टू फॉरेनर्स। और जब उसको पैसा मिल रहा है, मतलब वो गुड्स को बेच रहा है तो उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उसको बुलाता है आरएफ, मतलब रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेनर्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि जब दो कंट्री के बीच इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। ठीक है, जब दो कंट्री के बीच इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहा है और इसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, इसी को हमने बोला था बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर से एक बार कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है क्या है कि जब दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और इसी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को हम बोला था बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये होता है पीएफ मतलब होता है पेमेंट टू फॉरेनर्स, और आरएफ होता है रिसिप्ट जो है फ्रॉम फॉरेनर्स। तो हर कोई चाहता है कि मेरा आरएफ जो है वो ज़्यादा रहे पीएफ से। हर कोई चाहता है, हर कंट्री की इकोनॉमी चाहता है कि आरएफ जो है उसका ज़्यादा रहे पीएफ से। लेकिन इंडिया के केस में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है पीएफ जो है ज़्यादा होता है, आरएफ उतना होता ही नहीं है, मतलब उतना रिसिप्ट इंडिया के पास उतना नहीं है, लेकिन पेमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है इंडिया को। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है दो कंपोनेंट होता है। अब इसका हम लोग देखते हैं कंपोनेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो अकाउंट होता है, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या अंतर है, क्या मीनिंग है। तो करंट अकाउंट उसको बोला जाता है कि जब दो कंट्री के बीच इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए, किससे रिलेटेड होना चाहिए, एक्सपोर्ट से रिलेटेड होना चाहिए,
इंपोर्ट से रिलेटेड होना चाहिए, यूनिलैटरल ट्रांसफर से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल इनकम से रिलेटेड होना चाहिए। एक्सपोर्ट तो आप लोग सब समझते हैं, इंपोर्ट भी जानते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर किसको बोला जाता है कि सपोज कीजिए कि कोई कंट्री है, बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है वो, तो कभी ना कभी ऐसा सिचुएशंस आ जाता है कि उस कंट्री के जीडीपी लेवल, इकोनॉमी जो है काफ़ी डाउन चले जाता है, और वहाँ पे जो है हंगर लाइक सिचुएशन जो स्टेब्लिश हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो दूसरा कंट्री जो क्या करता है उसको हेल्प करता है एक असिस्टेंट के तौर पे। ठीक है, तो यूनिलैटरल, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यूनिलैटरल ट्रांसफर जो है वन साइड पेमेंट होता है, टू साइड नहीं, वन साइड पेमेंट होता है। तो दूसरा कंट्री जो क्या करता है इसको हेल्प करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोला था यूनिलैटरल ट्रांसफर। जब उसके पास पैसा आ गया तो क्या हो गया, इंटरनेशनल इनकम हो गया, मतलब बाहर से जब को पैसा आ रहा है। तो करेंट अकाउंट का मतलब हो गया कि जब दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन इस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और इंटरनेशनल इनकम से, उसी को बुलाता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि मनी से ट्रांसफर, मतलब मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है वो कैपिटल अकाउंट में होते हैं। सपोज कीजिए कि कोई भी कंट्री को अगर लोन लेना हो तो मे भी जा सकते हैं वर्ल्ड बैंक के पास, IMF, IBRD, IDA। ठीक है, तो IDA एक ऐसा इंटरनेशनल बैंक है, वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए किससे, मनी से या फिर एसेट से। ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसको मैं बुलाता है कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो हम क्या बोले कि इंडिया के केस में जो है पेमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है रिसिप्ट से। ठीक है, तो ये पेमेंट जो है इंडिया के केस में क्यों ज़्यादा होता है, उस चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेमेंट जो है ज़्यादा क्यों होता है इंडिया के केस में। ठीक है, इसका हम लोग पढ़ेंगे कॉज, कारण। ठीक है, जब PF ज़्यादा हो जाता है RF से तो इसको बुलाता है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, लेकिन जब अगर RF ज़्यादा हो जाता है PF से तो इसको बुलाता है फेवरेबल, और जब RF और PF जब बराबर होता है तो उसको बुलाता है बैलेंस वैसे। लेकिन इंडिया के केस में जो है पेमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, रिसिप्ट उतना हो ही नहीं रहा है, उसको पेमेंट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका कारण को आज हम लोग समझेंगे। तो पहला जो कारण होता है वो होता है फॉल इन फॉरेन डिमांड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है कि जो हमारे इंडियन गुड्स है, इंडियन गुड्स का जो है फॉरेन में उसका डिमांड ही नहीं है। ठीक, और जब डिमांड नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक, और जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फिर मेरे पास रिसिप्ट नहीं आएगा, जो मेरे को डॉलर्स की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो पहला कारण होता है कि जो हमारे गुड्स है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका जो है फॉरेन पे उसका डिमांड नहीं है, और जब डिमांड नहीं होगा तो फिर एक्सपोर्ट नहीं होगा, और जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फिर मेरे पास उतना रिसिप्ट नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट, जब रिसिप्ट मेरे पास उतना आएगा ही नहीं। ठीक है, RF नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण अगर हम लोग देखते हैं तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, जो हमारे कंट्री में, क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी डेंसिटी, काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आता है, और इस बार सेंसस होगा 2021 में, क्योंकि हर 11 साल बाद जो है सेंसस सर्वे होता है, उसको जनगणना बोला जाता है। तो इस बार चाइना को भी जो पछाड़ डालेगा, ऐसे बहुत सारे जो आर्टिकल्स में आ रहा है। तो इंडिया जो काफ़ी डेंसिटी वाले मतलब पॉपुलेटेड एरिया है, तो इसका जो वांट्स है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अनलिमिटेड वांट्स है, काफ़ी इच्छा है। तो सरकार को जो है, गवर्नमेंट जो है क्या करती है, दूसरे देश से जो है इंपोर्ट कर लेते हैं सामान को। ठीक है, और जैसे ही
सामान को इंपोर्ट कर रहा है, उसके बदले उसको क्या देना होगा, पेमेंट। ठीक है, तो जैसे ही पेमेंट भर रहा है तो क्या होगा, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिचुएशंस को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दूसरा जो कारण होता है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। इसका क्या मतलब कि जब कि जो हमारे जो कंट्री है वो काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है, काफ़ी डेंसिटी वाला, जो सेकंड लार्जेस्ट में आता है, तो इसकी जो वांट्स है वो काफ़ी अनलिमिटेड है। ठीक है, इसकी ज़रूरतें को जो है क्या है का बहुत ही ज़्यादा है। तो सरकार या फिर सरकार क्या करते हैं कि दूसरे देश से जो है सामान को इंपोर्ट करता है। ठीक, जैसे ही इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या होगा, पेमेंट देना होगा, और जैसे ही पेमेंट दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट टू फॉरेनर्स के सिचुएशंस को जो है बढ़ा रहा है, और सीधे सीधे जो है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण अगर हम लोग देखेंगे, तीसरा कारण अगर हम लोग देखेंगे तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स पे आता है, क्योंकि इंडिया जो है वो बेस्ड है डेवलप्ड कंट्री पे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए, जैसे BMW कार, मर्सिडीज, ये तो इंडिया का नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंडिया क्या क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री पे बेस्ड है। तो जैसे ही दूसरे कंट्री से इस प्रोडक्ट को ले रहा है तो उसके बदले जो इंडिया को क्या करना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है, PF। ठीक है, PF उससे क्या होता है, बढ़ जाता है, और जैसे ही PF बढ़ गया तो कहीं ना कहीं जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तीसरा कारण हो गया कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हो रहा है, कि दूसरे कंट्री का मतलब नकल। ठीक है, चौथा अगर देखा जाए तो आता है रॉ मटेरियल ऑफ एक्सपोर्ट गुड। रॉ मटेरियल ऑफ एक्सपोर्ट गुड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई गुड्स अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, ठीक है, रॉ मटेरियल को, तो एक दूसरे का, लेकिन इसका जो दाम है, इसका कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही इसका दाम बढ़ जाता है तो क्या होगा, दूसरी कंट्री ऑटोमेटिकली उसको लेगा नहीं, और लेगा नहीं तो मेरे पास जो रिसिप्ट नहीं आएगा, और रिसिप्ट नहीं आएगा तो फिर क्या, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसे क्यों होता है, ठीक है, तो पहला कारण होता है कि जो लेबर्स वेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा होता है टैक्सेशंस। पहले तो क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट था, जो टैक्स और टैक्स लगता था, बट अभी सारे टैक्स को रिमूव करके एक टैक्स लाया गया जो GST। तो चौथा हम लोगों ने देखा कि रॉ मटेरियल का दाम जो बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल का दाम जैसे ही बढ़ जाएगा तो दूसरे कंट्री में क्या होगा, उसके वहाँ पे उतना डिमांड नहीं होगा, और डिमांड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मेरे पास उतना रिसिप्ट नहीं आएगा। ठीक, तो चौथा हम लोगों ने देखा रॉ मटेरियल के केस में। पांचवा हम लोग देखेंगे हम लोग देखेंगे कि डिक्रीजिंग इन सप्लाई। ठीक है, मतलब हमारे पास उतना सप्लाई ही नहीं है, चाहे वो एग्रीकल्चर गुड्स से रिलेटेड हो या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स से रिलेटेड हो। तो जब सप्लाई ही नहीं होगा तो फिर मेरे पास रिसिप्ट नहीं आएगा, और रिसिप्ट नहीं आएगा तो फिर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डॉलर्स की कमी हो जाएगी। तो पांचवा देख लिए। 6 नंबर हम लोग देखेंगे कि एप्रिसिएशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशंस में। एप्रिशिएट करना, ठीक है, एप्रिसिएशन, इसका क्या मतलब होता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज कीजिए कि $1 जो है 80 रुपया के बराबर है। फिर हमने दूसरा केस लिया कि $1 जो है वो हो गया 70 रुपीज़ के बराबर हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि प्राइस लेवल को कम किया। ठीक है, प्राइस लेवल को कम किया, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो क्या हो गया, बढ़ गया।
तो जैसे हमको अगर कोई सामान हम मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, तो $1 हमको देना पड़ता था 80 रुपया। अब हम लोगों को देना पड़ रहा है कितना, 70 रुपया। ठीक है, पहले 80 देना पड़ता था, लेकिन अब हम लोग को देना पड़ रहा है कितना, 70। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, और जैसे ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा, मेरे पास पेमेंट का सिचुएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और पेमेंट का सिचुएशन जैसे ही बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सातवां अगर हम लोग देखा जाए तो पॉपुलेशंस भी जो है, पॉपुलेशंस फैक्टर जो है एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिचुएशंस में। ठीक है, तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने मन से जो है इस केस में जोड़ सकते हैं बैलेंस ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस पे। तो आज जो है डिस्कस किए कि कॉज, कारण, और फिर जो मेरा नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा हम उसमें बोलेंगे कि किस तरीके से इसको जो ठीक किया जा सकता है, मतलब करेक्ट, किस तरह से इसको करेक्ट किया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।